जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। अगर इस प्रैक्टिस सेट की बात करें तो यह प्रैक्टिस सेट जो है यूपीएसआई 2017 का है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये 19/12/2017 के शिफ्ट सेकंड का पेपर है। राइट, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन कि बहुवचन का कौन सा रूप अनुचित है, मतलब कौन सा रूप, मतलब इसमें कौन सा बहुवचन सही नहीं है। ठीक है, रीतियाँ हैं कि नीतियाँ हैं कि विधियाँ हैं कि रीतियाँ हैं। ठीक है, तो साथियों देखिए, विधियाँ भी सही है, रीतियाँ भी सही है और नीतियाँ भी, लेकिन रीतियाँ साथियों यहाँ पे क्या है, अनुचित है हमारे, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, गलत वाला बताना है, मतलब 3 सही है 1 गलत है। देखिए बादल, ठीक है, बादल को देखिए, बादल का मेघ वायु समीर, ठीक, युद्ध का रण संग्राम समर, सहचर संगी साथी दोस्त, मत्स्य मछली मीन मकर, ये सब साथियों सही है। लेकिन देखिए समीर और वायु जो कि ये वायु के होते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है यहाँ पे। ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। राइट, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है। तो यह साथियों किसकी है, धूमिल जी की है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है हिंदी साहित्य अकादमी, ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे विख्यात साहित्यकार सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित काव्य संग्रह है। ठीक है, इस कृति को धूमिल के मरणोपरांत मरने के बाद सन 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। इसमें से मतलब बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन है। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ये तो सही है। मुझे वही सामान लेना है, ये भी सही है। फिर कल तुमको कहाँ जाना है, साथियों ये हमारा गलत है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा यहाँ पे। जिसे देखो वह व्यस्त है, यह भी वाक्य सही है। मतलब जिसमें अशुद्ध वाक्य है ना, ये ऑप्शन नंबर सी वाला है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साथियों कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। देखिए यामा तो सम्मानित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा को मिला था, चिदम्बरा को मिला था, ठीक है, और उर्वशी को भी मिला था, लेकिन बुनी हुई रस्सी को नहीं मिला था। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। तो कह रहा है प्रश्नगत कृतियों में बुनी हुई रस्सी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। यह भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक, यह हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अगर हम बात करें उर्वशी की तो रामधारी सिंह दिनकर की है, जिसको 1972 ईस्वी में यामा, ठीक है, यामा अगर बात करें तो यामा महादेवी वर्मा जी की, जिसको 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साथियों पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बता दीजिए कौन सा। ठीक है, तो पुजारी का साथियों क्या होता है, पुजारिन होता है। राइट, तो देखिए पुजारिन तो डी में भी है, पुजारिन ए में भी है, लेकिन जो पुजारिन पे ना रपर छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे क्या रपर बड़ी की मात्रा दी है, इसलिए हमारा ये गलत है। ठीक है, तो छठवां का ऑप्शन नंबर ए सही है। सातवां कह रहा है गुड़ के विपरीत नाम, ठीक है, गुड़ के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती हुई, ठीक, उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। मतलब कौन सी लोकोक्ति इसमें सही है। इसका है साथ ही आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो गुड़ के विपरीत नाम। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नृप, ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। ठीक है, नृप किसका समानार्थी शब्द, तो ये साथियों भूप और महीप का है। किसका है, भूप और महीप का, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो कह रहा है बूंद बूंद से घट भरे खाली स्थान। ठीक है, इसमें बताना क्या आएगा, तो ये लोकोक्ति होती है। ठीक है साथियों, लोकोक्ति को पूरा करना है। बूंद बूंद से घट भरे खाली स्थान, इसको लोकोक्ति को पूरा कीजिए तो होगा टपकत रीतो होए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, करें उत्साह वास्तव में खाली स्थान और फिर खाली स्थान की मिली जुली अनुभूति है। ठीक है, उत्साह जो है वास्तव में, ठीक है, यह कर्म और फल की मिली जुली हुई अनुभूति है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है निम्नलिखित में से विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। ठीक है, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य कौन सा है। तो पहला कह रहा है साथियों रामा घर को जाती है, रामा बाजार जाती है, ये तो सही है।
राधिका पुस्तक पढ़ रही है, ये भी सही है। राम घर जाता है, ये भी सही है। लेकिन साथियों देखिए क्या बोला, विभक्ति संबंध त्रुटि वाला, ठीक है। इसमें क्या दिया है, को दिया है ना। राम घर को जाती है, नहीं साथियों, इसका शुद्ध होगा राम घर जाती है, ठीक है। सॉरी, रामा घर जाती है, राइट। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो गया इसमें, मतलब इसी में त्रुटि है। बात करते क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, ठीक है। कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब 3 तो सही है, एक गलत है। देखिए अभि प्लस यान अभियान, ये तो सही है। पत्थर प्लस इला यानी पथरीला, ये भी ठीक है। उप प्लस हार उपहार, ये भी ठीक है। लेकिन साथ ही हरी प्लस वाली, ठीक है, हरी प्लस वाली कोई संधि नहीं होती, ठीक है। तो ये हरिवाली नहीं है, हरी प्लस याली होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यानी हरियाली का होना चाहिए, हरी प्लस याली, राइट। हमारा ऑप्शन नंबर यही सही है यहाँ पे, राइट। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा प्रत्येक खाली स्थान सिखाता है कि आपस में खाली स्थान से रहो। तो प्रत्येक क्या सिखाता है, तो प्रत्येक धर्म, ठीक है, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में कैसे रहें, भाईचारे से रहें, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे। जो मुंशी प्रेमचंद्र थे साथियों, ये सुधा वर्षा के क्या थे, संपादक थे, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे, तो सुधा वर्षा के थे, ठीक है। सॉरी, सुधा वर्षा के नहीं थे साथियों, हंस के थे। किसके थे, हंस के थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो हंस पत्रिका के रहे हैं। देखिए कंक्लूजन की बात करते हैं तो कह रहा है मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस, ठीक है, मर्यादा एवं माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। किसका किसका, हंस का किया है, मर्यादा का और माधुरी नामक, इन 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। अगर बात करें सन 1930 ईस्वी में, तो प्रेमचंद्र ने, ठीक है, किसने, प्रेमचंद ने अपना, ठीक है, अपना समाचार पत्र हंस निकाला, ठीक है। उसके बाद करें प्रताप का प्रकाशन साप्ताहिक होता था, ठीक है। जो प्रताप पत्रिका है इसका, कह रहा प्रताप जो है पत्रिका, इसका प्रकाशन कैसे साप्ताहिक होता था, राइट। इसका हमने क्या बताया, 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइट। यानी मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे, तो हंस पत्रिका थे, ठीक है। कौन कौन से थी, देखिए हंस थी, मर्यादा थी और माधुरी, ठीक है। इन 3 पत्रिकाएं थी, इनके तीनों के संपादक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद जी थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यार इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, मतलब 3 तो हैं, एक नहीं है। तो देखिए उस जनपद का कवि हूँ, तो साथियों यही जो है नागार्जुन द्वारा रचित कविता नहीं है। लेकिन बादलों को घिरते देखा है, ये नागार्जुन की कविता है, ठीक है, रचना है। पुरानी जूतियों का कोरम, सॉरी पुरानी जूतियों का कोरस, ठीक है, ये भी है। और तुमने कहा था, ये भी किसके, नागार्जुन के, ठीक है। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि यह किसके, त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा। संदेह मतलब किस, संदेह अलंकार का मतलब क्या है, जिसमें संदेह होता है ना। कह रहा है मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया हो, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। फिर कह रहा है एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इसमें भी नहीं है। रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, ये भी नहीं है। लेकिन यह काया है या शेष उसी की छाया है, देखिए इसमें संदेह है ना, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या है, यह काया है या शेष उसी की छाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा संदेह अलंकार है, राइट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साथियों, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो आधे अधूरे साथियों क्या है, नाटक, ठीक है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है, यानी नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है, जो, ठीक है, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, ठीक है, राकेश जी के अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से खाली स्थान जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, इसमें क्या भरा जाएगा, तो साथियों जन होगा। कैसे, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है साथियों, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा, मतलब पूर्ववर्ती का विलोम शब्द बताना है। तो पूर्ववर्ती का क्या होता है साथियों, परवर्ती होता है, क्या होता है, परवर्ती होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती हो गया। अगर पूर्वज का विलोम पूछे तो अग्रज होता है, ठीक है। पूर्वज का विलोम क्या होता है, अग्रज होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है साथियों, माँ ने पिताजी
से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। सीधी सी बात है साथियों, देखिए यहाँ एक प्रेरणा दी जा रही है, मतलब क्या, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, माँ ने खुद नहीं लाया, ठीक है, लेकिन पिताजी से मंगवाया, तो हमारे यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। अगर अकर्मक क्रिया हमने बताया जिसमें क्या लाएगा, क्वेश्चन करने से क्या आपको उत्तर नहीं मिलता है, वह कर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, ठीक है। और अगर आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है साथियों, जिसमें आज्ञा का बोध होता है, ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें किसी के कोई काम किसी दूसरे से कराते हैं, ठीक है। जैसे कंक्लूजन में देखिए, कह रहा है माँ ने पिताजी से, ठीक है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त है जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन न करके किसी अन्य के द्वारा उसे पूर्ण करता है, मतलब जो कर्ता होता है स्वयं उस कार्य को न करके किसी अन्य से वो कार्य करवाता है, तो वहाँ पे कौन से थे, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, राइट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है साथियों, जिसका दमन न किया जा सके वह क्या कहलाता है, ठीक है, खाली स्थान है, वो क्या कहलाता है, तो वो साथियों दामिनी कहलाता है, ठीक है। जिसका दमन न किया जा सके वह दामिनी कहलाता है, राइट। एक मिनट, जिसका दमन न किया जा सके वह दामिनी, कृतज्ञ नहीं साथियों, वो अदम्य कहलाएगा, ठीक है। मतलब नहीं, अदम्य मतलब दमन करना, ठीक है, मतलब जिसका दमन न किया जा सके वो अदम्य कहलाता है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। 21 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 20 सही है ना। तो जिसका दमन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अदम्य कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। अच्छा, ढेर सारे खिलौने खरीदे, इसमें साथ ही देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहली बात, खिलौने को देखिए आप अगर खरीदते हैं तो गिन के खरीदते हैं, ठीक है, माप तोड़ के खरीदेंगे नहीं, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण की कोई बातें नहीं होती है, ठीक है। गुण तो साथ ही है नहीं, और निश्चित परिमाणवाचक बीच में नहीं, मतलब हमें पता है कि परिमाणवाचक नहीं, जब है तो इसमें संख्यावाचक है। लेकिन क्या है, ढेर सारे खिलौने खरीदे, इसमें साथ ही संख्या का क्या एक निश्चित बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अर्थात अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है ना। लेकिन वही कहते हैं कि दादी ने 4 खिलौने खरीदे थे, यहाँ एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे निश्चित संख्यावाचक परिमाण विशेषण हो जाता है। लेकिन साथ ही कह रहा है दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो ढेर सारे का मतलब क्या, एक अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है ना, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, राइट। देखिए अगर विशेषण के बारे में कुछ हम बात करें, देखिए विशेषण के साथियों ना 4 भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अगर हम बात करते हैं संख्यावाचक की, तो इसमें आता है साथ ही एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। वैसे ही साथ ही परिमाणवाचक जो विशेषण होता है ना, इसके भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की, तो साथ ही सर्वनामिक विशेषण में हमने आपको क्या बताया था कि सर्वज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ जाता है, और वो सर्वनाम शब्द क्या करता है, विशेषण की तरह ही अपने व्यवहार को प्रकट करता है, तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है, राइट। इसमें साथियों इसके भी 2 भेद होते हैं, एक होता है मौलिक सर्वनामिक, एक होता है यौगिक सर्वनामिक, ठीक है। वैसे अगर बात करें साथियों, देखिए विशेषण के तो हमारे 3 ही भेद होते हैं, लेकिन एक सर्वनामिक विशेषण भी होता है, ठीक है। तो हमारे कितने 4 हो गए वैसे तो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, गायिका शब्द का बहुवचन है। गायिका का बहुवचन साथियों क्या होता है, गायिकाएं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक खाली स्थान नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर खाली स्थान आने वाले पीढ़ियों को भी दिया। दिए गए विकल्प में बताना है कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। तो उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा, ठीक है, पहली बात तो सीमित आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक। अब बचा ए और सी। अब देखिए सीमित नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर क्या किया, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी दिया, या अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया, अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द बता दीजिए। उत्कंठा का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो साथियों होता है उत्सुकता और अभिलाषा, ठीक है। क्या होता है, उत्सुकता, अभिलाषा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कह रहा है एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, ठीक है, तो ये कौन है, उषा राजे हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो साथियों की कह रहा है साथियों की बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये साथियों जबलपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, यानी बघेलखंड वाला क्षेत्र हम देखें तो उसमें बोली जाएगी ना। तो बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा के 3 बोलियों, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, बघेली एवं अवधी में से एक है। कौन सी, बघेली बोली, राइट। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कह रहा है पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। सम्राज्ञी का सम्राट होगा, ठीक है, रानी का राज, साथियों राजा का तो रानी होता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया।
ठकुर का ठकुराइन नहीं, ठाकुर का ठकुराइन होता है, ये भी गलत है। कवि का कवयित्री होता है, ठीक है, ये भी गलत है। सम्राट का सही विकल्प सम्राट का सम्राज्ञी, ठीक है, क्या होगा, सम्राट का सम्राज्ञी होगा, ठीक है। साथियों अगर हम बात करें, देखिए कवि का कवित्री तो होता है, लेकिन जो कवि लिखा है ना, ये कब वो पर बड़ी की मात्रा देते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अगर वहीं ऑप्शन मतलब छोटी की मात्रा होता तो सही हो जाता है ये भी, ठीक है। तो सम्राट का तो सम्राज्ञी होगा, कवि का कवित्री होता है, लेकिन वह पर क्या होता है, छोटी की मात्रा होती है, राइट। इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, कह रहा है मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। बताइए मीठे का है कि मिठाइयाँ का है कि मिठाई का कि मिठाइयाँ का है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो मिठाई शब्द जो साथियों ये मिठाइयाँ का, यानी मिठाई क्या है, एक वचन है, और इसका बहुवचन मिठाइयाँ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे खालिस्तान शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, राइट। कह रहा है संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। संस्कृत भाषा के शब्द अगर हम बात करें साथियों तत्सम शब्द की, तो तत्सम हमारे संस्कृत भाषा से ही आए हुए शब्द है ना, ठीक है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो साथ इसमें ना मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ। अब मानवीकरण का अलंकार क्या होता है, देखिए जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह व्यवहार कराया जाता है, या ये कहें कि जहाँ निर्जीव वस्तुएं सजीव की तरह अपना व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे साथी एक बात बताइए, कह रहा उषा उदास आती है, उषा क्या है, उषा में जीवन तो है नहीं, उषा तो निर्जीव है, लेकिन उषा उदास आती है। उदास कौन आता है साथी, उदास तो हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, मतलब जो सजीव होते हैं वो उदास हो सकते हैं। उषा कैसे उदास हो सकती है, ठीक है। तो मानवीकरण अलंकार में हमने यही बताया था कि जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह ही व्यवहार करती हैं, वहाँ पे हमारा मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। तो उषा उदास आती है मतलब यहाँ पे हमारा मानवीकरण अलंकार हो गया, राइट। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, कह रहा अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है, ठीक है। देखिए अनुराग का विराग होता है, सही है। कटु का मधुर, ये भी सही है, कटु वचन मधुर वचन, ठीक है। तो कटु का विलोम कौन सा होता है, मधुर होता है। अनुराग का विराग होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ठीक है। लेकिन उन्नति का साथियों, उन्नत का उन्नति नहीं, उन्नति का अवनति होता है, ठीक है। तो उन्नत का उन्नति दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मतलब यही जो हमारा जोड़ा है क्या है, ये गलत है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गद्यांश की। देखिए 33 से लेकर 35 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे गद्यांश से दिए गए हैं। अब गद्यांश को पढ़ के आंसर देते हैं। देखिए बात करें बचपन का नाम, ठीक है, नरेंद्र नाथ था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ज्ञान विज्ञान और तर्क शक्ति से संपन्न युवक श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद जी के बारे में बात की जा रही है। कर्मठ साहसी जुझारू एवं, ठीक है, ओजस्वी युग विवेकानंद ने ओजस्वी युग पुरुष, ठीक है। फिर क्या, धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन के शिकागो में भाषण दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने दावा किया कि वेदांत दर्शन की सर्वोच्च दर्शन है, ठीक है। उन्होंने क्या दावा किया कि वेदांत दर्शन ही क्या है, सर्वोच्च दर्शन है। 19वीं सदी के अंत तक जो लड़ाई धर्म के क्षेत्र में लड़ी जा रही थी, कालांतर में उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। अगर बात करें आगे, कह रहा 1908 में गुप्त क्रांति के जो संगठन बने उनकी मुख्य प्रेरणा भी विवेकानंद की शिक्षाएं थीं। फिर आगे कह रहा है विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राइट। तो ये हमारा था साथियों गद्यांश। अब हम इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, कह रहा है बीड़ा उठाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। पूरा करना, सोच लेना, संभाल लेना या संकल्प लेना। तो साथियों बीड़ा उठाना था संकल्प लेना, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर गद्यांश सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो वो क्या था साथियों, धर्म की लड़ाई है, ठीक है, बीच में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। कह रहा है मंत्रमुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। मंत्रमुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है ना। तो साथ ही इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कह रहा है मंत्रमुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है, तो मोहित शब्द का प्रयोग हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। यानी 35 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। मतलब बताना है कि किस
वाक्य में हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। देखिए कह रहा है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। देखिए यहाँ पे भ्रम है ना, ठीक है, यहाँ भ्रम की बात कही गई है, तो रूट वर्ड पकड़िए। कह रहा है कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कह रहा अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है। मतलब कह रहा है कि अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, मतलब जड़ जमाना। अब जड़ जमाने, ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये होगा स्थिति मजबूत करना। नहीं कह रहे कि जड़ जमा लिया, मतलब स्थिति अपनी मजबूत कर लिया है, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है साथियों, तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग होता है। इसमें साथियों उपमा अलंकार का, रूट वर्ड पकड़िए ना, तब तो बहता समय सा, देखिए सा से सरिस, ठीक है, हमने बताया सब उपमा अलंकार के भेद होते हैं, पहचान होते हैं, ठीक है। और हमने बताया साथियों उपमा अलंकार में आपका साधारण धर्म होता है, ठीक है, एक उपमेय होता है, उपमान होता है और वाचक शब्द होता है, ठीक है। अगर जहाँ पे चारों उपस्थित होते हैं तो आप पूर्ण उपमा अलंकार होता है, जहाँ पे कोई एक लुप्त होता है तो आप लुप्तोपमा अलंकार होता है, राइट। तो 38 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। कह रहा है छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। छात्र स्कूल गए थे, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल नहीं, ये भी नहीं है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध कोई स्थिति ही नहीं है इसमें। सामान्य भूतकाल ये भी नहीं है। पूर्ण भूतकाल कह रहा है छात्र स्कूल गए थे, ठीक है, पूर्ण भूतकाल यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कह रहा है 3 में और न 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है, 3 में और न 13 में इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका है साथियों महत्वहीन, ठीक है, क्या है, महत्वहीन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है ना। तो 3 में और न 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, महत्वहीन होगा, राइट।